नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम प्रश्नावली लेके आए हिंदी की, जो कि फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पे बनी है। लेकिन अगर आप यूपीएसआई, पीएसआई या जिसमें भी हिंदी आती हो उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपके लिए एक प्रश्न है ना, कमेंट में आपको आंसर देना है कि जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं, नाम भी बताना है ना। यह आपके लिए आज का प्रश्न है। मैं हर क्लास में आपको एक प्रश्न देते जाऊंगा। अगर आपने गलत बताया तो कमेंट में मैं आपको सही आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको सर्वनाम के भेद बताना है, कितने होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या प्रश्न है हमारे पास में। प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। अब प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो किसी के द्वारा करवाई जाती है ना, तो वो होती है प्रेरणात्मक। जैसे हंसाना, तो किसी के द्वारा हंसाया जाता है। ठीक है, तो हंसाना क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया है। अगर हंसवाना भी होता तो भी ये क्या हो जाता? प्रेरणात्मक क्रिया होती। अगर ये होता हंसना तो ये सामान्य क्रिया हो जाती है ना। ये क्या हो जाती है? सामान्य क्रिया। भाई जगाना, ये क्या हो जाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। अगर यहाँ होता जगना तो ये भी क्या हो जाती? सामान्य क्रिया हो जाती। वही हम देखेंगे लिखवाना। तो देखिए, अगर आपको ये तो आपको वाक्य से बनाना है, बाकी आपको वाना अगर कहीं दिखता है तो प्रेरणात्मक क्रिया होंगी 100%। ठीक है, तो लिखवाना भी क्या हो जाएंगी? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएंगी। अगर लिखना होता तो सामान्य क्रिया हो जाती। भाई भूलना, भूलना क्या है? यहाँ पे सामान्य क्रिया है, ये प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। तो यही हमारे पास में डी वाला सही हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो भूलना है इसकी प्रेरणात्मक क्रिया क्या बनेगी? कमेंट में आप बताइए कि भूलना जो क्रिया है इसकी प्रेरणात्मक क्रिया क्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा सर्वनाम के भेद, और यहाँ पे है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं ये तो आप मुझे, आपका क्वेश्चन है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये होते हैं 3 प्रकार के पुरुषवाचक। अब वैसे पुरुष सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 प्रकार के होते हैं ना। मतलब सर्वनाम की जो संख्या होती है कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, देखिए, हंसना क्रिया का विशेषण है। जो हंसना क्रिया है इससे कौन सा विशेषण बनेगा? हंसी व्यक्ति होता है क्या? नहीं होता है। हंसता व्यक्ति होता है क्या? नहीं होता है। हंस व्यक्ति होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि देखिए, विशेषण पहचानना है तो उसके आगे कोई संज्ञा होना चाहिए जिससे हम पहचान सके कि ये क्या होता है, विशेषण है। विशेषण क्या करता है? किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है। मतलब इसके पीछे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? कोई संज्ञा जोड़ना पड़ेगा। और संज्ञा जोड़ने पे वाक्य बन रहा है तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हसोड़ में जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा? हसोड़ व्यक्ति, ये वाक्य बन रहा है तो यही हसोड़ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये किससे बना है? तो हंसना क्रिया से बना है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें आपको बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। भ्रातृत्व, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। औचित्य क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व किससे बना है? ये बना है माता से। ये किससे बना है? मतलब कि ये बना है मातृ से, है ना। इसमें लगा है तो प्रत्यय। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्यय। औचित्य किससे बना है? उचित से। इसमें लगा है यह प्रत्यय। गहरा, ये क्या हो जाएगा? गहरा घाव, तो घाव संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है? विशेषण है। तो तीसरा वाला संज्ञा नहीं है तो ये हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा।
दास्ता क्या है? दास्ता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गहरा है वो क्या है हमारे पास में विशेषण है। देखिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है, देखेंगे ये क्या है, पत्र के ऊपर प्रश्न है ना, जो कि परीक्षा में आए हैं, वो मैं लेके आ गया हूँ। देखिए, सामान्य कार्यालयीय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? जो कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं उसमें कौन से घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र क्रमांक, विषय या फिर संदर्भ। तो देखिए विषय तो होना जरूरी है, ठीक है। अब पत्र क्रमांक डालना पड़ता है जो कार्यालय में पत्र भेजते हैं कि पहला पत्र है, कौन सा पत्र, अगर से जवाब नहीं मिला तो हमको दूसरा और भेजना पड़ता है, इसलिए पत्र संख्या जरूरी है। संदर्भ उसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। प्रेषक अधिकारी का नाम है ना, ये जरूरी नहीं होता है क्योंकि हम कार्यालय को पत्र लिखते हैं, किसी मेन व्यक्ति को नहीं। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अ वाला सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? अब बताना आपको, जो कार्यालय पत्र उसमें कौन सा नहीं है। कार्यालय आदेश का पत्र तो उसमें होगा, परिपत्र भी होगा, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना, अधिसूचना भी होगा, लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं होगा। निमंत्रण पत्र तो हम व्यवहारिक पत्र में लेते हैं इसको, है ना, जो रिश्तेदार होते हैं उनको भेजा जाता है। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता या फिर सरलता। देखिए सरलता तो बिल्कुल होना जरूरी है पत्र में, तभी समझ पाएंगे। संक्षिप्तता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, एकदम कम शब्दों में और अच्छे से सरलता से लिखना है, और स्पष्टता से लिखना होता है। तो तीनों होंगे। आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होना चाहिए ना, कि बात कुछ और है आप उसको और घुमा फिरा के कुछ और कह रहे हो, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको बताना है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। जब दर्शनीय लग गया तो देखने योग्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ ही होता है देखने योग्य, ठीक है, या फिर दर्शन करने योग्य मतलब देखने योग्य। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, फिर दर्शनीय और देखने योग्य दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। दर्शनीय आ गया तो देखने योग्य नहीं आएगा यहाँ पे, तो तीसरा वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य और दर्शनीय दोनों नहीं आ सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए हारा प्रत्यय नहीं है, अब इसमें आप बताइए कि कौन सा होगा। हारा प्रत्यय किसमें नहीं है? यहाँ भी हारा दिख रहा है, यहाँ भी हारा दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए हारा प्रत्यय किस अर्थ में आता है, वाला के, है ना। जैसे पनी हारा, तो ये क्या है, पानी से बना है ना, पानी वाला, ठीक है। पालनहारा हो जाएगा पालने वाला, ये भी क्या है, हारा प्रत्यय है। लकड़हारा लकड़ी वाला, मतलब यहाँ पे हारा हारा क्या है, प्रत्यय है। किस्मत हारा, तो किस्मत वाला यहाँ हो रहा है क्या, वाक्य नहीं बन रहा है। किस्मत हारा मतलब कि किस्मत हारना, और हारना क्या होता है, ये हारना क्रिया है, तो यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं, यहाँ पे क्या क्रिया है, तो ये चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे पास इसमें हारा प्रत्यय नहीं है। देखिए कमल बंधु का पर्यायवाची है। चेहरी किसका होता है, शेर का होता है। पलंग किसका होता है, जो बिना पैर के चले, है ना, तो कौन चलता है, सांप, सर्प। सूर्य किसका होता है, भास्कर, है ना। मंडली तो जो मंडली होती है ना, ठीक है। देखिए कमल बंधु किसको कहते हैं, आपने देखा कमल की फूल की खासियत है कि वो रात में बंद हो जाता है ना, और जैसे ही सूरज निकलता है, दिन निकलता है, वो खिल जाता है। तो ये बंधु मतलब भाई ना, कमल बंधु, तो ये किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं ना। तो किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची। कमल बंधु कहते हैं सूर्य को।
क्योंकि वो सूर्य के निकलते ही कमल भी क्या करता है, खिल जाता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, विद्वान, क्लिष्ट, ब्राह्मण या फिर विद्युत। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही, विद्युत सही होगा। ब्राह्मण में क्या गलती है, यह ब्राह्मण, यहाँ पे माँ आधा नहीं हाँ आधा होता है। क्लिष्ट क्या होता है, ये शब्द होता है क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। विद्वान भी गलत है। विद्वान में क्या होता है, जब भी आप अगर वर्तनी में लिखे तो इसमें हलंत होना चाहिए, है ना। ठीक है, विद्वान में क्या होता है, हलंत होता है। विद्युत में भी हलंत होता है। ठीक है, और मुझे आप बताइए सतत और सतत दोनों में से कौन सा सही है ना, ये सही है या फिर ये सही है, कमेंट में बताइए। देखिए अगला प्रश्न है, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए शब्द है, आपको बताना क्या है, निशित, निशांत, यह है निशा मध्य या अर्धरात्रि। निशा मध्य अर्धरात्रि तो बनाए गए शब्द है जो कि इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। निशांत क्या होता है, यह है निशा और अंत। ठीक है, आप नी और शांत मत कर देना, है ना। निशा और अंत होता है, तो इसका क्या अर्थ है, जो निशा का अंत हो जाए, मतलब कि सवेरा आ जाए, तो सुबह को कहते हैं। आधी रात का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित। ये पहला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या हमारे पास, किस शब्द में यन संधि है, अब आपको बताना इसमें से किसमें यन संधि है। तो देखेंगे साहित्य का, अगर हम ट्रिक देखें तो हमने देखा य व र, इनके साथ अगर आधा वर्ण दिख जाए हमको तो यन संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए आधा वर्ण, य के साथ आधा वर्ण, य के साथ आधा, यहाँ भी यह ट्रिक काम नहीं करेगी, है ना। आपको अर्थों के साथ में इसका विच्छेद आना चाहिए। क्या है शब्द, साहित्य और आकाश। तो यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या होगा, आ बनेगा, और एक क्या होगा हमारे पास में, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो साहित्य आकाश में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। नित्यानंद में क्या हो जाएगा, ये है नित्य शब्द और आनंद, तो ये भी क्या हो जाएगा, आ और आ मिलके आ बनाएगा, और आ किसमें आता है, दीर्घ स्वर संधि में। तो नित्यानंद में भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। प्रत्यावर्तन में देखेंगे तो ये शब्द है प्रति आवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे अ है, तो ई बदल जाता है य में, और अ जुड़ जाएगा तो पूरा य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्तन। और यही क्या है हमारे पास में, यन संधि है, यन स्वर संधि। तीसरा वाला सही हो जाएगा। सत्यार्थ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य और अर्थ। तो यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, दोनों मिलके हो जाता है आ, और ये हो जाएगा हमारे पास में दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है, यन संधि है, बाकी तीनों में है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए अगला प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म गलत है। दम्भी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, दोनों ही क्या है, आपस में विलोम है, तो ये युग्म कैसा है, सही युग्म है। तेजस्वी, निस्तेज, तेजस्वी जो तेज हो, है ना, और निस्तेज जिसमें बिल्कुल भी तेज ना हो जो। ठीक है, ये भी कैसा है विलोम, बिल्कुल सही है। गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये शब्द देखिए गुरु से बना है ना, तो गुरु का क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, गुरु का होता है लघु, वैसे गरिमा का क्या होगा, लघिमा होगा। रत का निरत नहीं होता है, ये दोनों क्या समानार्थी है। रत मतलब किसी काम में अच्छे से जुड़ना, और निरत का अर्थ भी होता है उस काम में अच्छे से लीन हो जाना। इसका विलोम क्या बनेगा, विरत बनेगा, उस काम से हट जाना। ठीक है, तो दोनों का विलोम क्या होगा,
विरत होगा। तो यही हमारे पास में गलत है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। देखिए, अवृष्टि का विलोम है, इसमें आपको बताना है आवृष्टि, अनावृष्टि, या फिर अल्पवृष्टि, या फिर हो जाएगा अतिवृष्टि। तो क्या होता है इसका अर्थ? तो देखिए, अवृष्टि मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, वृष्टि का अर्थ क्या होता है? बरसना, ठीक है। वृष्टि का अर्थ होता है बरसना। इससे शब्द बनता है हमारे पास में अवृष्टि, मतलब कि जो ना बरसे, ना बरसना, वही बनता है अवृष्टि। इसका अर्थ होता है बरसना, ठीक है। इसी का विलोम अगर हम बना दे और, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अन लगा देंगे तो हो जाएंगी अनावृष्टि। इसका भी अर्थ होता है ना बरसना, ठीक है। वैसे ही होता है अल्पवृष्टि, जो कम बरसे, वही होता है अतिवृष्टि, मतलब जो अधिक बरसे। ठीक है, और बन जाएगा क्या इसका, एक हो जाएगा वृष्टि छाया। वृष्टि छाया किसको कहते हैं? जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ के कारण क्या होते हैं, जो बादल है बरसने वाले, ये उधर के एरिया में नहीं जा पाते, इधर साइड है ना। तो यहाँ क्या होती है, जो वर्षा हो रही है इसकी इधर क्या आती है, छाया आती है ना। उसी को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया कहते हैं, ठीक है। इधर बारिश नहीं होती, इसकी छाया आती है, परछाई आती है, उसी को वृष्टि छाया कहते हैं। अब अवृष्टि मतलब ना बरसना, अवृष्टि मतलब बरसना, तो अवृष्टि का क्या हो जाएगा, अवृष्टि, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अनावृष्टि का भी वही अर्थ होता है, अवृष्टि का जो होता है ना बरसना, ठीक है। और अल्पवृष्टि मतलब जो कम बरसे, अतिवृष्टि जो अधिक बरसे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये विलोम हो जाएंगे। और अवृष्टि के विलोम ये भी हो जाएगा और अनावृष्टि भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारे पास में तत्सम शब्द है। अब बताना आपको तत्सम शब्द। नर्क, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है ना, नर्क कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि ये तत्सम और ये तद्भव, ये शब्द ही नहीं होता है कोई, ठीक। नरक होता है, ठीक है, और नरक की क्या है, सही है, तत्सम शब्द है, इसका कोई प्रचलित तद्भव नहीं है, ठीक है। भाई देखिए गरम, तो गरम कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा हमारे पास में विदेशी शब्द हो जाएगा। वही नरम भी क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नरम और गर्म, है ना, ये दोनों ही रूप क्या है, प्रचलित है, ये फारसी के शब्द है, और ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। तो नरक की क्या है हमारे पास में, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमारी कक्षा समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी जो बाकी दोस्त है उनको जोड़े, ताकि क्लास और भी अच्छी चले। धन्यवाद।